Dear students, myself Nishi Goyal, an economics tutor. In the series of national income, today we should proceed to the second method of calculating national income, that is income method. In my previous video, we have discussed product method of calculating national income. Second method is income method. Income method, other name of income method is distributed share method और फैक्टर पेमेंट मेथड. तो आज हमने जो करना है इनकम मेथड करना है, जिसके दो और नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड. कीप दीज नेम्स इन माइंड एज ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपको यूज हो सकता है या एमसीक्यू में भी कहीं भी आ सकता है. तो अब पहले इनकम मेथड होता क्या है उसके बारे में सुनिए. इनकम मेथड जो है वो है income method measures income generated by all the factors of production. factors of production कौन कौन से? land, labor, capital and entrepreneur. उन चारों को जो भी इनकम के रूप में मिलता है, जैसे लैंड को क्या मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को interest, and fourth factor of production is entrepreneur. उसको जो मिलता है प्रॉफिट शेयर. इन चारों को मिलाकर जो हमें इनकम मिलती है हम उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं. और इनकम मेथड में हम इसी फैक्टर इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं. तो हम इस मेथड को प्रोसीड करते हैं कि हमने इस मेथड को कैसे निकालना है. इस मेथड से हम नेशनल इनकम तक कहां पहुंचेंगे. सबसे पहले तो हम जो इस मेथड से हमें एग्रीगेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा एनडीपी एट एफसी. तो हमें इससे नेशनल इनकम पर जाना है, वो होगी हमारी एनएनपी एट एफसी. वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. सबसे पहले हमें ये वाला एग्रीगेट निकालना है. वो कैसे निकालना है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से सुनने हैं. हमने जो प्रोडक्ट मेथड किया था उसमें भी हमने क्या किया था कि वो हमें एक वैल्यू एडिड मिली थी. वो वैल्यू एडिड क्या थी? वो वैल्यू एडिड थी आउटकम. सारी जो फैक्टर्स हैं वो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, उसका आउटकम था कि हमें एक वैल्यू एडिड मिला. अब उन्हीं जो फैक्टर्स ने काम किया उन फैक्टर्स को हमें पेमेंट के रूप में कुछ देना होता है. तो अब उस तरफ से जाओ, मतलब चाहे यहां से चलो चाहे यहां से चलो, एंड में हमें जाके नेशनल इनकम पर ही पहुंचना होता है. और इन दोनों मेथड से जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें जो नेशनल इनकम की फिगर है वो सेम होगी. इससे हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी मिलता है. कुछ एडजस्टमेंट्स करके हम उसमें भी यहां पहुंच जाते हैं. इससे हमें एनडीपी एट एफसी मिलता है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके भी हम नेशनल इनकम तक पहुंच जाते हैं. मगर हमें जो एंड में नेशनल इनकम मिलती है वो बिल्कुल सेम होती है, चाहे हम प्रोडक्ट मेथड से निकालें या इनकम मेथड से निकालें. अब इनकम मेथड से निकालने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है? सबसे पहले तो सेम स्टेप है जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड में बताया था कि आइडेंटिफिकेशन हमें करनी है कि कौन कौन से प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज हैं जिनकी हम इनकम इसमें लेते हैं. क्योंकि देखिए जो हमारे प्रोडक्शन सबसे पहला स्टेप जो है हम यहां पर करेंगे. स्टेप्स हमें लेनी है. सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करनी है ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस. क्योंकि यही प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस हैं जो हायर करेंगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और फिर उन्हें पेमेंट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, जिसे हमें ऐड करके नेशनल इनकम निकालनी है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस जो हायर करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उन्हें पेमेंट देंगे फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में.
तो सबसे पहला तो स्टेप ये हो गया जिसमें जैसे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी करे थे, उन सभी सेक्टर्स की जो भी फैक्टर पेमेंट होती है वो हमें लेनी होती है। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है? दूसरा स्टेप करना है हमें क्लासिफाई करनी है कि कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट्स कहां कहां हमें लेनी है, किस हेड के अंडर कौन सी पेमेंट आएगी, कौन सी पेमेंट आएगी। तो इसके अंडर हमें सबसे पहले जो लेना है वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। प्लीज ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि अगर आप इनको ध्यान से करोगे तभी हम नेशनल इनकम की सही फिगर पर पहुंच पाओगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या क्या लेते हैं? इसमें बहुत कुछ लेना होता है। सबसे पहले तो हम जो अपने एम्प्लॉयज को कैश में कुछ भी दे रहे हैं, टोटल पेमेंट्स, और वो पेमेंट्स वेदर आर इन द फॉर्म ऑफ कैश, काइंड, या कुछ भी, जैसे कुछ भी हम उनके एम्प्लॉयर, हम कुछ आपको पता होगा कि जो सर्विसेज होती है उनमें पेंशन की फैसिलिटी भी रहती है। तो पेंशन देने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो शुरू से ही कुछ ना कुछ ऐड करता रहता है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर हमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर का लेना है, एम्प्लॉय का नहीं लेना है, क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी सैलरी में से ही कटेगा, तो उस कंट्रीब्यूशन को हमें दोबारा से नहीं लेना है। तो सिर्फ हमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है सोशल सिक्योरिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ग्रेचुटी, पेंशन, और मतलब उसकी जो भी बनता है एंड में जॉब खत्म होने पे, तो वो उसके लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ये सारा हो जाएगा। ये सारा उसने क्यों दिया? क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इन एक्सचेंज ऑफ हिज सर्विसेज उसे ये सारी पेमेंट मिल रही है। एक तो ये लेना है, और उसके बाद जो है हमें लेना है सेकंड, उसमें जो आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। सबसे पहला आया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसे हम सीओई लिखते हैं। सेकंड आया ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसे हम ओएस का नाम देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या कुछ आता है? इसमें आती है सारी तरह की इनकम जो हमें प्रॉपर्टी से हो रही है, जैसे रेंट या इम्प्यूटेड रेंट। देखिए, अगर हम अपना बिजनेस बाहर की बिल्डिंग लेके कर रहे हैं, रेंट पे बिल्डिंग ले रखे हैं, तो उसका रेंट तो हमें देना ही है। मगर मान लीजिए हमारा जो भी प्रोडक्शन यूनिट है या कुछ भी हमारी शॉप या बिजनेस है, तो वो हम क्या है अपने ही एक घर में लेके हम उसमें कर रहे हैं, तो उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू हमें इसमें ऐड करनी है। तो एक तो ये आ जाता है इसमें। दूसरा आ जाता है रॉयल्टीज। पहली रेंट की हो गई, सारी इनकम की प्रॉपर्टी किसी भी कहीं से भी हो रही है। सेकंड उसमें आ जाती है रेंट, रॉयल्टी। ये रॉयल्टी जैसे हमने कोई भी कॉपीराइट या कुछ भी ऐसा, जैसे हमने लीजिंग राइट्स किसी को दे रखे हैं, किसी से ले रखे हैं, उसका हम जो भी रॉयल्टी पे कर रहे हैं, तो उसमें एक ये आ जाएगी। थर्ड नंबर पे इसमें आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा? हमने अगर बाहर से कैपिटल लेके बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका भी हमें उसका इंटरेस्ट तो देना ही होता है, मगर हम अगर अपनी कैपिटल यूज कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट भी इस पे हमारा ऐड होगा। तो ये तीनों इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में, एक तो ये तीनों हो गए। नंबर 4 पे इसमें आता है प्रॉफिट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेबर वाले हमारे सारे इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ गए। और जो दूसरा है लेबर एंड कैपिटल, लैंड और कैपिटल, लैंड और कैपिटल वाला हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा। लैंड,
कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तीनों का इसमें आ जाएगा। चौथा हमने जो एंटरप्रेन्योर बोला था, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट शेयर मिलता है, मगर प्रॉफिट शेयर भी उसे जो मिलता है वो सारा का सारा वो उसका नहीं होता, उसमें से भी उसे कुछ करना पड़ता है। क्या एडजस्टमेंट है उसमें, तीन चीजें आती हैं इसमें, जो आती हैं वो है प्रॉफिट की, मैं आपको डिटेल समझा रही हूं। प्रॉफिट में जो आता है, एक तो आता है डिविडेंड। अगर कंपनी बड़ी है तो नेचुरल है कि उसमें शेयर्स भी होंगे, तो उन शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना होता है वो अपने प्रॉफिट के शेयर में से देता है। नंबर 2 पे आता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो उसके प्रॉफिट के शेयर पे टैक्स जो गवर्नमेंट को दिया जाता है वो कॉर्पोरेट टैक्स भी उसमें से होता है, उसमें होता है। तीसरा है कॉर्पोरेट सेविंग्स। अब अगर मानिए कि सारा का सारा प्रॉफिट वो खर्च कर दे तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करेगा, तो इस वजह से जो एंटरप्रेन्योर होता है, एक रेशनल एंटरप्रेन्योर होता है, वो हमेशा उसमें से कुछ सेविंग्स रख के चलता है, जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, जिसे या तो वो आगे फ्यूचर के लिए कुछ भी कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए यूज करता है बिजनेस में, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज करता है, तो ये भी प्रॉफिट में होता है। तो अगर ये तीनों अलग अलग दिए हैं तो उन तीनों को ऐड करना है, मगर अगर एक ही फिगर आपको प्रॉफिट दी हुई है तो हमें फिर इन तीनों को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे ये जो कंपोनेंट्स आ गए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज जिसमें रेंट आ गए सभी तरह के, दूसरा रॉयल्टीज आ गया, तीसरा इंटरेस्ट, और चौथा हमारा जो आ गया प्रॉफिट आ गया। ये हमारे दो हेड कवर हुए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हमारा तीसरा हेड जो है वो है मिक्स्ड इनकम। ये मिक्स्ड इनकम क्या है, अब इनके अलावा भी कुछ इनकम्स होती हैं। वो कैसे होती हैं, जैसे ओन अकाउंट वर्कर्स, कोई छोटे छोटे जैसे फार्मर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये जो कि हैं इनकी अपनी जितना भी ये काम करते हैं इनका अपना ही काम होता है, और ये कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, जो इनकम होती है वो इनके पास ही होती है। तो ऐसी इनकम्स भी हमें लेनी होती हैं। छोटे छोटे शॉपकीपर्स आ जाते हैं इसमें, ये इन सारों की जो इनकम होती है वो हम इस हेड के अंडर लेते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर अकाउंट्स नहीं होते, तो उसकी हम इम्प्यूटेड कुछ एस्टिमेटेड सी वैल्यू इसमें ऐड करते हैं। तो ये भी हमें मिक्स्ड इनकम, जिसको हम MI के फॉर्म में लिखते हैं, हमें लेनी होती है। तो नेट हमारे पास क्या बना, इनकम मेथड के जरिए हमें मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया, एग्रीगेट मिलेगा NDPFC। कैसे मिलेगा, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड करके हमें एक फिगर मिल जाएगी जिसे हम NDPFC कहते हैं। और इससे हमें जाना है नेशनल इनकम पर, जो है NNP@FC। और वो हमें कैसे जाना है, NDP@FC तो हमें मिल ही गया, तो उसे हमें सिर्फ D को N में कन्वर्ट करना है, तो हम उसमें लेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि जब हम इनकम मेथड से ऐड की थी हमने फैक्टर इनकम, वो हमने सारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की थी, मगर जो हमारी अब्रॉड से इनकम होती है उसे भी हमें नेशनल इनकम के लिए लेना पड़ता है, तो इस वजह से हमें सिर्फ यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेनी है। तो यहां से हम पहुंच गए नेशनल इनकम की ओर। अब सारा मेथड हो गया, मगर इसमें भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। वो क्या प्रिकॉशंस हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूं। हमें इसमें क्या कुछ नहीं लेना है, हम उससे चलेंगे। प्रिकॉशंस, आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वो कौन सी है। सबसे पहले हमें ट्रांसफर पेमेंट्स,
पेमेंट्स क्या होती हैं। जैसे कोई चैरिटी, कोई डोनेशन या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया है, कोई ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं हम, वो चीजें हमें इसमें नहीं लेनी, क्योंकि उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। वो या मतलब जैसे हमने कोई पेमेंट दी, उन्होंने हमें कोई सर्विसेज रेंडर नहीं की। इन पेमेंट्स को हम यूनिलेटरल टाइप कहते हैं। यूनिलेटरल होती हैं ये, यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं, मतलब वन साइडेड। हम सिर्फ पेमेंट दे रहे हैं, बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। एक तो ये नहीं लेनी। दूसरी, हमें प्रोडक्ट मेथड की तरह सेकंड हैंड चीजों की जो भी सेल परचेज है उसका हमें वैल्यू नहीं लेनी, उसकी सिर्फ ब्रोकरेज एंड कमीशन लेना है। तीसरा जो हमें लेना है, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एक्सेट्रा, वो भी हमें सिर्फ ब्रोकरेज यहां पे लेना होता है। चौथा, हमें यहां पर क्या नहीं लेना, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? विंडफॉल गेन्स होते हैं कोई लॉटरी, हॉर्स रेस, ऐसे में हम कुछ भी जीतते हैं, कोई हमें अमाउंट मिली है, वो भी हम इसमें नहीं लेते। फोर्थ है ये विंडफॉल गेन्स। थर्ड हमारा था जो शेयर्स वाला पॉइंट, फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ, हमें यहां पर क्या नहीं लेना है, इलीगल इनकम्स। जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड में भी बताया था, कोई गैम्बलिंग, कोई स्मगलिंग, यहां से कुछ भी इनकम हमें मिल रही है तो वो भी हमें इसमें इलीगल इनकम में आ जाता है, वो भी हमें नहीं लेनी है। और एक हमें यहां पर क्या नहीं लेना है, वो है पेमेंट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड सेविंग्स। जैसे हमने कोई भी अपनी सेविंग्स कर रखी है, एक्यूमुलेटेड हमारी वेल्थ है, उसमें से कुछ भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे गिफ्ट टैक्स है, कोई गिफ्ट टैक्स या वेल्थ टैक्स, ये भी हमें इसमें नहीं लेना है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे प्रॉफिट में आपका टैक्सेस तो आ गए थे, डायरेक्ट टैक्स जैसे हमने प्रॉफिट के ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्स दिए, कॉर्पोरेट टैक्स, वो आ जाता है, मगर इनडायरेक्ट टैक्स इसमें हमने नहीं लेना, क्योंकि वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह है, उससे उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज करती है प्रोडक्ट की। तो हमें नेशनल इनकम कभी भी मार्केट प्राइस पे नहीं निकालनी होती, हमें नेशनल इनकम फैक्टर पेमेंट की फैक्टर प्राइस पे निकालनी होती है, जो हमें नेट उसका पड़ता है, विदाउट टैक्स पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेने हैं। एट्थ क्या हमें नहीं इसमें नहीं लेना है, वो है इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, जो तो उन्होंने अपनी कैपिटल बिजनेस के यूज के लिए लिया है, वो हमें लेना है। मगर कोई भी इंटरेस्ट अगर कोई हाउस होल्ड अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए कैपिटल ले रहा है, उस पर कोई इंटरेस्ट देता है, वो इंटरेस्ट हमें इसमें नहीं इंक्लूड करना है। और एक इसमें हम वैसे ही जैसे पहले किया था कि कोई भी बिल्डिंग हम खुद की यूज कर रहे हैं तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू रेंट आ जाएगा, वो भी लेना है। और सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है उसकी इंप्यूटेड वैल्यू भी इसमें हमें ऐड करनी है। तो ये था इनकम मेथड, जिसमें हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है, इंटरेस्ट हो गया, इंप्यूटेड वैल्यूज हो गया, ये सारा कुछ हमें प्रिकॉशन मतलब रखनी है कि क्या इनमें से लेना है, क्या नहीं लेना है। तो ये हमारा इनकम मेथड था, जिससे मैंने आपको बताया कि हम पहले एनडीपी एट एफसी पे जाएंगे, निकलेगा उससे, और उससे ही हम एनएनपी एट एफसी निकाल लेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी कि हमें एनएनपी एट एफसी कैसे निकालना है। तो ये था इनकम मेथड। But if you like the video, please share it, comment upon it and subscribe my channel for further videos. और मेरी जो पीछे वाली वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहां से देखते हो। So thanks a lot. Bye bye students. Keep shining and smiling all.